नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस लाइव में हम अभी अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे सप्तम स्थान को, क्योंकि हमने पिछले 7-8 एपिसोड इसके ऊपर चला लिए हैं और आपको वो सारे एपिसोड्स यूट्यूब में मिलेंगे कि सातवें घर में कौन सा ग्रह हो तो वो कैसा स्वभाव बना लेता है, उसकी नेचर कैसी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं यूट्यूब के आप चैनल पर जाकर। फिर मैंने आपको बताया था कि सेवंथ लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में कैसा होना चाहिए और कौन होता है। जैसे मैंने आप सबको बता दिया था कि मेष लगन वालों के लिए शुक्र को ठीक कीजिए, वृष लगन वालों को मंगल को ठीक रखिए, मिथुन लगन वालों को धनु राशि का स्वामी गुरु को ठीक रखिए। तो ये ग्रह होते हैं जो सातवें घर के स्वामी हैं। उसके बारे में भी आप जानकारी ले चुके हैं। अगर ये जानकारी आपको दोबारा चाहिए तो आप फिर यूट्यूब पर जाकर वो वाला एपिसोड देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि विवाह का कारक तत्व क्या होता है। कन्या की कुंडली में बृहस्पति होता है और वर की कुंडली में शुक्र होता है। इसलिए जब भी हम कन्या की कुंडली देखते हैं, चाहे सारी कुंडली बिल्कुल सही पड़ी हो, सातवें घर में कोई राहु केतु ना हो, सप्तमेश भी उच्च पड़ा हो, तो भी हम शुक्र देखते हैं कैसा है, क्योंकि वो विवाह का कारक है लड़के के लिए। अगर लड़के की कुंडली देख रहे हो तो हम गुरु देखते हैं कैसा है। कई बार ये चीज़ें ऐसी छुपी हुई होती हैं कि हम सप्तमेश उच्च पड़ा हुआ है, सप्तम भाव में कोई खराब ग्रह नहीं है, और हम बोल देते हैं कि मैरिज लाइफ का अच्छा इसमें योग है, परंतु ध्यान से उसे समझना पड़ता है कि अगर कारक तत्व किसी तरीके से बृहस्पति या शुक्र खराब हुए पड़े हों तो भी बड़े ही ध्यान से कुंडली की विवाह की प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। ठीक है। एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो देव लगन वाले हैं, जितने भी देव लगन वाले होंगे, उनके लिए पति या पत्नी स्थान का स्वामी दैत्य राशि का स्वामी होता है, और जितने भी दैत्य लगन वाले होंगे उनके लिए पति या पत्नी का स्वामी देव राशि का ग्रह होता है। ये वाइस वर्सा है, उल्टा है। इसलिए शैलेंद्र झा जी कह रहे हैं पीछे ओम उल्टे दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा की शूटिंग होती है शैलेंद्र जी, आप इसको शीशे में देखिए, मोबाइल शीशे की तरफ रख के आप शीशे में मुझे देखिए। कैमरा सेटिंग नहीं हो पाएगी जब अगर आपके मुझे ये कमेंट पढ़ने हैं। अगर कमेंट नहीं पढ़ने, आपकी शक्ल नहीं देखनी, तो मैं इसको सीधा कर सकता हूं, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ये शीशे में देख सकते हैं आप मुझे। हाँ चलिए, देव लगन, इसीलिए मैं कहता हूँ आउट ऑफ कंटेंट जब बात लिखते हैं ना तो मेरा भी ध्यान आपकी तरफ हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ जब टॉपिक शुरू करते हैं तो बिल्कुल ऐसी आलतू फालतू बात ना लिखें। देव लगन वालों को शुक्र ग्रह और दैत्य लगन वालों को बृहस्पति ग्रह एज ए कारक भी ठीक रख लेना चाहिए। ये भी एक वाइस वर्सा है। बड़ी बड़ी ही टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन भी पैदा हो जाए, आपके मन में उत्सुकता पैदा हो जाए, प्रश्न पैदा हो जाए। आप प्रश्न लिखते रहिएगा, ठीक है। जो जनरल क्वेश्चन है वो लिखते रहिएगा। जो पर्सनल जन्म पत्रियां हैं वो मैं यहाँ पर नहीं देखता हूँ। हाँ, कल अगर समय मिला, ईश्वर ने कृपा की, तो कल आपके साथ फ्री टाइम है हमारा 1 घंटे का, जिसमें बिना किसी शुल्क चार्ज किए फ्री फोनो फ्रेंड किया जाता है। तो कल आपके साथ ये बात साझी करेंगे बिना चार्ज के, वो भी फेसबुक लाइव के माध्यम से। राजेंद्र मरवाहा जी ने लिखा है कि अगर 7th हाउस में वीनस हो तो शादी सक्सेसफुल हो जाती है लियो लगन वालों की। लियो लगन वालों के लिए 7th हाउस में शनिदेव की राशि आती है कुंभ, और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सातवें घर में कौन सा ग्रह चला गया उसका कोई रोल नहीं होता इतना जबरदस्त।
जब तक शनि को नहीं देखेंगे कि कहीं शनि खराब तो नहीं है कुंडली में। जो लियो लगन है उनके लिए सेवंथ लॉर्ड शनि महाराज होते हैं। हाँ, वहां पर गया शुक्र, अच्छा होता है, स्नेही होता है, प्रेम विवाह भी करवा देता है कभी कभी। लेकिन अगर शनि खराब हुआ तो कुछ भी नहीं होता। इसे ऐसी ऐसे इसकी टेक्निक को समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी जानकारियां आप हासिल कर चुके हैं इसके बारे में। और अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कुंडलियों में दृष्टि का बहुत बड़ा संबंध है, दृष्टि का संबंध है ग्रहों की दृष्टि का। ठीक है, इसको आप समझना कैसे होता है। मान लीजिए सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस जिसको शादी का घर कहा गया है, फिफ्थ हाउस पांचवां घर जिसको प्रेम संबंधों का घर कहा गया, लव अफेयर का घर कहा गया है। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पंचम भाव का स्वामी प्रेम संबंधों का स्वामी होता है। सातवें भाव का स्वामी जीवन साथी का स्वामी होता है। अगर ये दोनों कंजक्ट कर जाएं, योग कर लें, मान लीजिए एक ही घर में, सातवें घर में पंचमेश भी आ गया और सप्तमेश भी आ गया, यानी कि सेवंथ लॉर्ड भी और फिफ्थ लॉर्ड भी, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई तो क्या होता है? गुरु की दृष्टि से लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। जब फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड मिल जाएं, उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान से सुन लीजिए, तो वो लव मैरिज का केस बन जाता है। क्योंकि वो ज्योतिष का ये सूत्र कहता है कि पंचम भाव प्रेम का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अगर पंचम और सप्तम का मेल हो जाए, उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो समझ लीजिए ये प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। इसका दूसरा रूप भी है, पंचम और सप्तम मान लीजिए एक साथ हैं, तो ये एक निशानी हो जाएगी कि ये प्रेम संबंध पैदा कर देगा, लव अफेयर पैदा कर देगा। उसके ऊपर राहु या केतु की दृष्टि आ गई तो क्या होगा? बृहस्पति की दृष्टि तो आशीर्वाद दे देती है, तो उसको फलित कर देती है। पंचम और सप्तम का योग हो, उसके ऊपर राहु की या केतु की दृष्टि आ जाए तो क्या होगा? तो भैया बदनामी होगी, डी फेम होगा, लव मैरिज को वो ब्रेक कर सकता है, डाइवोर्स कर सकता है। समझ गए? राहु चालाकी को कहा गया है। पंचम सप्तम के मेल से प्रेम संबंध तो पैदा हो सकता है, लेकिन राहु के कारण चीटिंग और धोखा भी मिल सकता है, केतु के कारण ब्रेकअप भी हो सकता है। तो यहां पर कई बच्चों के प्रश्न आते हैं हमारे पास, यंगस्टर्स के, कि लव मैरिज का योग है क्या हमारी जन्म पत्री में? तो उसे भी आप स्वयं ही समझ लीजिए। पंचम भाव और सप्तम भाव, इन दोनों का योग हो जाए और उसके ऊपर शत्रु की दृष्टि आ गई, तो वो डाइवोर्स, तलाक, ब्रेकअप, बदनामी, हर तरह के कांड कर देता है। तो ये बड़ी देखने वाली स्थिति है। ऐसे ही शुक्र ग्रह स्वयं और गुरु ग्रह स्वयं, इन दोनों को भी समझ लीजिए। खेल सारा दृष्टि का है। शुक्र की जो दृष्टि है वो भी आशीर्वाद कारक होती है, क्योंकि अकेली सातवीं दृष्टि है। मान लीजिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही पंचमेश या सप्तमेश हो और उनका योग बन रहा हो आपस में, तो अगर शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो भी लव मैरिज हो जाती है। ऐसे ही शुक्र अगर स्वयं सप्तमेश या पंचमेश हो और दोनों घरों का योग बन जाए तो गुरु की दृष्टि से लव मैरिज हो जाती है। लव मैरिज राहु और शुक्र के मिलने से भी होती है, जो सारे समाज की सीमाएं तोड़कर बड़ा ही भयानक किस्म का लव अफेयर होता है, वो राहु और शुक्र के कारण होता है। लेकिन
उसका अंत बुरा होता है, ये भी याद रख लीजिए। राहु और शुक्र वाले बच्चों में भी मैंने देखा है आपस में अफेयर हो जाता है उनका, और वो होता भी बड़ा डेडली है, जैसे तेजाब फिल्म में था अनिल कपूर। पर वो एंड एंड फिल्मों जैसा नहीं होता है, फिल्मों में तो हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं ना, एंड वो नहीं होते। राहु और शुक्र जिनकी कुंडलियों में हो, बच्चों की, खासकर युवाओं की, बेटियों की, बहनों की, बेटों की, उनके माँ बाप को सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर अगर उसका संबंध भी 5th हाउस या 7th हाउस से हो जाए, समझ गए, तो ये बड़ा खतरनाक योग होता है। इसमें अ, समाज की सारे जितने भी बंधन होते हैं, है ना, पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं, जो जात पात भी देखते हैं हम लोग, तो देखिए सच्चाई तो यही है, बोलते जो मर्जी जाए, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने एक शक्ति दी है कि अगर आपको जॉब लेनी है तो पहले आपका जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। अगर हमने कोई फॉर्म भरना है, मान लीजिए मैं शर्मा हूँ, ब्राह्मण कास्ट हूँ, तो मुझे कोई फीस 5,000 रुपये लगती है, और कोई लोअर कास्ट हो तो उसको 50 रुपये लगती है। ये सब हमारे संविधान की महानता है। तो हमारे संविधान ने जातिवाद दिया है हमें। तो राहु और शुक्र भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो सारे संविधान की जितनी भी सीमाएं हैं सामाजिक संविधान की, उनका उल्लंघन कर देते हैं। तो ये अपने बच्चों की कुंडलियों में जरूर देखिए। एक कॉम्बिनेशन और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मंगल और शुक्र की जो युति होती है, मंगल और शुक्र की युति, वो भी हमारे अंदर की जो कामाग्नि है, जो वासनात्मक अग्नि है, जो शुक्र है, उसको मंगल की अग्नि तेज कर देती है। तो वहां पर भी लव अफेयर का योग हो जाता है कभी कभी। और उसके ऊपर भी अगर राहु की दृष्टि हो तो वहां भी बचना पड़ेगा, वो चीटिंग, धोखा, परेशानी दे देता है। केतु की दृष्टि हो तो लंबा लव अफेयर चलने के बाद ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि लव अफेयर का अंत विवाह माना गया है। अगर केतु जी वहां आ गए तो नींबू निचोड़ देते हैं, खटास पैदा कर देते हैं, और जब खटास पैदा होती है वो सेपरेशन हो जाती है, जिसको ब्रेकअप कहते हैं। आजकल तो ब्रेकअप भी पार्टी होती है, मैंने देखा है बच्चों को, फिल्मों में भी मैंने देखा है ब्रेकअप पार्टी। एक मैंने गाना भी सुना था, पता नहीं मैंने क्या क्या करके ब्रेकअप कर लिया मैंने, ब्रेक, ऐसे एक गाना था। ब्रेकअप की भी पार्टी होती है, ब्रेकअप पे भी गाने बनते हैं। तो वो केतु का इफेक्ट था उस गाने में, है ना। शुक्र तो है ही है, वो तो हंसमुख है ही है, लेकिन केतु है जो, वो कहती है मैंने मेकअप कर लिया, उसके बाद फिर ब्रेकअप कर लिया। ये केतु करवाता है। एक पुराना गाना ना, छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए, वो राहु करवाता है। समझ गए, वो छोड़ के चला गया, सब कुछ होने के बाद छोड़ के चला गया। आजकल का जो बहुत किस्सा है लव जिहाद का, वहां पे भी ये राहु केतु जरूर देख लो अपनी अपनी कुंडलियों में, जो युवा बच्चे हैं हमारे, तो ये बहुत मुसीबतें, दिक्कतें और पंगे खड़े करते हैं ये ग्रह हैं। चंद्र शुक्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि चंद्र शुक्र जो है वो हंसमुख बच्चे की कुंडली होती है। तो ये बड़ी परेशानी पैदा होती है खासकर फीमेल के लिए, कि वो तो वैसे ही हंसमुख होती है, वैसे ही सबके साथ हंसना खेलना उसकी स्वभाव है, नेचर है, लेकिन सामने वाला समझता पता नहीं मेरे लिए हंस रही है, तो वो भी बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। ऐसे ही मंगल शुक्र, ऐसे ही चंद्र शुक्र। फिर राहु शुक्र का मैंने आपको बता दिया, वो मन भटकाता है। केतु शुक्र मैंने बता दिया, छोड़ गए बालम वाला हाल ही है, मल्टी पार्टनर पैदा करता है। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं। अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए तो ज़िंदगी सफल भी हो जाती है, लेकिन इन युतियों पे मंगल शुक्र, चंद्र शुक्र, राहु शुक्र, केतु शुक्र, इनका साथ अगर नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ हो गया तो ज़िंदगी में फिर वो टेंशन्स भी क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें आप लोग खुद भी देखा कीजिए। और अगर आपके छोटे बच्चों की कुंडलियों में है, युवा बच्चों की कुंडलियों में जो अभी उठ रहे हैं, स्कूल से निकलकर कॉलेज में जा रहे हैं, युवावस्था की दहलीज पर हैं, तो उनकी कुंडलियां जरूर आप स्वयं अब देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये आसान वाली बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ,
मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक नर्सरी और केजी की क्लास है जो हमारी और आपकी बातें साझी हो रही हैं। इसके पीछे और भी बड़ा कुछ देखा जाता है, फिर वो एक्सपर्ट की राय का खेल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम से चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, कुंडली देखकर जान सकते हैं। एक चीज और लोग बहुत पूछते हैं करेक्टर के विषय में, जब भी विवाह की बात चल रही होती है, खासकर जब अरेंज मैरिज की बात हो रही होती है। लव मैरिज का तो चलो खेल ही खत्म है ना, वो तो अपना अपना करेक्टर समझा ही देते हैं एक दूसरे को, कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो सकती हूँ तो किसी के ऊपर भी फिदा हो सकती हूँ, इसमें क्या है, सो व्हाट। वो लव मैरिज का खेल है। लेकिन जब अरेंज मैरिज करते हैं लोग, तो भी ये प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, ये लड़का हमने देखा है, इसके बारे में देखिएगा कैसा है, ये लड़की हमने देखी है, इसके बारे में देखिएगा कैसी है। तो चाहे वो मेल की कुंडली हो चाहे फीमेल की कुंडली हो, यहां पर हमें लगन का स्वामी और शुक्र, इन दो ग्रहों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लगन लॉर्ड एंड वीनस, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। खासकर शुक्र ग्रह छठे भाव या आठवें भाव में हो, इसे जरूर नोट कर लीजिए। छठे भाव या आठवें भाव में हो और ऊपर से लग्नेश नीच हो, लग्नेश शत्रु भाव में हो, लग्नेश शत्रु के साथ हो, लग्नेश राहु या केतु के साथ कोई ऐसी युति पैदा कर रहा हो कि वो जीवन में परेशानी पैदा कर दे, 6 8 12 में आ जाए, तो वो भी समझ लीजिए परेशानी पैदा होती है चरित्र में, नॉट मैरिज में। तो ऐसे कई सप्तम भाव सप्तमेश अगर मजबूत हुआ तो शादी नहीं टूटेगी। लेकिन जब सवाल करेक्टर का आता है तो वहां पर शुक्र को ही देखा जाएगा, चाहे वो महिला की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, 6th and 8th हाउस में, और लगन डाउन हो। हाँ, अगर 7th लॉर्ड भी 6 8 12 में हुआ तो वो कई बार क्या होता है, वो पुराने किस्से खुलते हैं और विवाह खराब हो जाता है। समझ गए? वो आपने देखी होगी संगम पिक्चर, राज कपूर की, विजंती माला और राजेंद्र कुमार की, वो जिसमें वो था, वो मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो। वो उसी उसी गाने के कारण उसमें फिर कलेश पड़ गया था, क्योंकि वही तो लेटर लिखा था उसने वैजंती माला को, है ना। तो वो पत्र उल्लू की पट्टी ने संभाल के रखा हुआ था। तो सनकी के साथ उसकी मैरिज हुई थी, राज कपूर के साथ। तो ये बड़ा अटपटा है, अटपटा। देखो, मैं पिक्चर भी देखता हूँ, मैं नहीं कहता कि हम फिल्में नहीं देखते, मैं देखता हूँ ग्रहों की दृष्टि से। मैं देखता हूँ कि इसमें कौन से ग्रह का खेल है, इसमें क्या डायरेक्टर की सोच है, समझ, स्क्रीन प्ले में क्या दिखाया जा रहा है। वो कहती, भूज मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, पीपल झूमे मेरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। इसमें कई ग्रह हैं, समझे। नदी किनारे गांव यानी कि आसपास कहीं चंद्रमा है चौथे घर के आसपास। पीपल झूमे मेरे आंगना, चौथे घर में पीपल यानी कि बृहस्पति है उसके चौथे घर में। समझे। मैं फिर हमारे हमारे देखने की तरीका और होता है। तो ये चंद्रमा, बृहस्पति, नदी, पीपल, मेरे आंगना, चौथा घर, इसको जोड़ा कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको फिल्में देखने का भी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है फिल्म देखने का। ठीक है। तो करेक्टर के बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे जब भी अरेंज मैरिज करते हैं बच्चों की। तो वहां पर 6th हाउस एंड 8th हाउस में शुक्र को देखा जाता है। अगर छठे या आठवें में शुक्र हो और साथ में लगन, लगन क्या होता है, हमारा जनरल अपीयरेंस, असल में करेक्टर लगन होता है, शुक्र तो भावना होती है। अगर लगन लॉर्ड भी नीच हो या लगन में ही राहु जी बैठे हों और लगन लॉर्ड भी नीच हो, साथ में 6 और 8 में शुक्र हो, तो वहाँ पर थोड़ा ढीलापन होता है। वहाँ पर आपको डिसीजन करते हुए ध्यान रख लेना चाहिए। यहाँ से एक जनरल बात बताई जा रही है। लेकिन 7th लॉर्ड अगर मजबूत हुआ तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती आफ्टर मैरिज। तो ये नोट कर लीजिए। अब आपको एक बात और मैं साझी करना चाहता हूँ जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव किया है।
वो ये है कि जो मंगल की दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि, उसमें भस्म करने की शक्ति है। अग्निकारी दृष्टि होती, आग्नेय दृष्टि। मंगल की अपने से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है। इसीलिए जब भी मांगलिक घरों का हम विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं से मंगल का संबंध सुख स्थान या सातवें घर, विवाह स्थान से हो जाता है, या दृष्टि से या स्वयं बैठने से। तो वो भी विवाह को भस्म करने की शक्ति रखता है। इसीलिए कहा गया ना, मांगलिक कुंडलियां थोड़ी सेंसिटिव होती है। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल ग्रह हो, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12th हाउस, तो यहां पर मंगल ग्रह भी जो है वो भी विवाह को खराब करता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि में क्या है? अग्नि है, आग। और शनिदेव की दृष्टि, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, विशेषकर तीसरी दृष्टि, जिसको बड़ी भयानक दृष्टि कहते हैं, शनि की वक्र दृष्टि होती है वो। तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि। एक बार मैंने आपके साथ जिक्र किया था, हमारे पास थी अटल बिहारी जी की कुंडली। उनके लगन में शनि उच्च, लेकिन सातवीं दृष्टि विवाह स्थान पर, और मेरे ख्याल सप्तमेश उनका खराब था, इसलिए उन्होंने विवाह किया ही नहीं। हालांकि उनके भी युवावस्था में थोड़ी बहुत उनकी भी बातें उठी थी, समझ गए, अफेयर वगैरह की। लेकिन शनि की दृष्टि सातवें भाव में थी, और सप्तमेश, अभी मैं भूल गया हूं, मैं कल गूगल से ढूंढ के आपको बता दूंगा कि सप्तमेश की स्थिति वहां पर खराब थी, तो उन्होंने विवाह ही नहीं किया, विवाह हुआ ही नहीं उनका। इसलिए ये जो दो ग्रह हैं, मंगल और शनि, राहु केतु के अलावा, अदरवाइज राहु केतु की दृष्टियां भी भस्म ही करती हैं। मंगल की दृष्टि अग्नि से खराब कर देती है किसी भी भाव को, शनिदेव की दृष्टि रुकावट डालती है, प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। तो इसका भी संबंध अगर दृष्टियों से सप्तम भाव और सप्तमेश पे हो जाए तो वहां पर भी, क्योंकि ये हमारे विवाह का टॉपिक ही चल रहा है सप्तम भाव का, ये दोनों ग्रहों की दृष्टियां भी परेशानी पैदा कर सकती हैं। एक और सिस्टम को समझ लीजिए, पाप कर्तरी दोष, कैंची जिसको कहते हैं, कटिंग। पाप कर्तरी दोष भी हो सकता है कुंडलियों में। कई बार क्या होता है कि हम जब, क्योंकि आज सातवें घर की बात कर रहे हैं, तो विवाह स्थान है सातवां भाव। विवाह स्थान के एक ग्रह इधर और एक ग्रह इधर, दोनों ही विपरीत ग्रह हों, पाप ग्रह हों, आग्नेय ग्रह हों, परेशानी पैदा कर देते हैं। मान लीजिए एक तरफ केतु हो, एक तरफ मंगल हो, सातवें घर के एक तरफ केतु हो, एक तरफ मंगल हो, तो वो सातवां घर पिस गया समझो फिर। इसे पाप कर्तरी दोष कहते हैं। ये भी शादी के लिए अच्छा नहीं होता, आफ्टर मैरिज ये भी परेशानियां पैदा करता है। ऐसे ही सप्तमेश, सेवंथ लॉर्ड, मान लीजिए सातवां घर, अच्छा योग बताते हैं, कोई चौथे स्थान में है सातवें घर का स्वामी, कि पति स्थान का स्वामी सुख स्थान में है, मान लीजिए कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है। प्रोडिक्शन बोलेगी कि आफ्टर मैरिज ये सुखी बसेगा बच्चा, या पति स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में है, प्रोडिक्शन ये बोलेगी कि आफ्टर मैरिज इसका भाग्य जागेगा पत्नी आने के बाद या मैरिज होने के बाद। पति स्थान का स्वामी पंचम भाव में है, प्रोडिक्शन ये होगी कि इसका स्नेह संबंध बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि वो प्रेम के घर में चला गया, लव मैरिज भी करवा सकता है, ठीक है। ये शुभ योग गिने गए हैं। लेकिन पति स्थान का स्वामी चाहे शुभ हो पंचम भाव में, और लव मैरिज करवा देगा, उस पंचम भाव के एक घर ऊपर और एक घर नीचे दो एंटी प्लैनेट हो गए, कि एक तरफ केतु है एक तरफ सूर्य है, तो लव मैरिज करवाने के बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, हो सकता है आप इसको समझ पा रहे हो सकता है ना समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नीचे आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। आप इसको बस इतना आसानी से समझ लीजिए कि एक हाउस के दोनों तरफ, एक हाउस के दोनों तरफ अगर
एंटी प्लैनेट्स हों, आग्नेय प्लैनेट्स हों, शत्रुत्व रखने वाले ग्रह हों, तो जो सेंटर में जो घर आ जाता है वो परेशानी पैदा करता है। या सेवंथ लॉर्ड के आसपास दोनों तरफ खराब ग्रह आ जाएं तो वो भी शादी को परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें रह गई थी। मैंने सोचा था एक लास्ट एपिसोड ही दूंगा अब आपको। काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं इसके ऊपर। सांझी, हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए। 3 एंटी ग्रह और 12th लॉर्ड, 3 एंटी ग्रह और 12th लॉर्ड अगर 7th लॉर्ड पे प्रभाव डाल दें, 7th लॉर्ड पे प्रभाव डाल दें, तो शादी नहीं होती। याद रख लीजिए, इसमें 12th लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हम जीवन की इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कि ये नहीं होगा, ये काम, ये बच्चा इसके घर में नहीं होगा, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें विदेश नहीं जा पाएगा, ये जितनी मर्जी प्रयास कर लें शादी नहीं होगी, ध्यान से सुन लीजिए, तो वहां पर 3 ग्रह जो एंटी हैं उनका प्रभाव दृष्टि से हो चाहे युति से हो 7वें घर के साथ, और सेपरेटिव नेचर प्लैनेट 12th लॉर्ड का भी प्रभाव हो गया, या ये सारा कुछ 12वें घर में जाकर हो गया, तो वहां पर भी शादी नहीं होगी। याद रख लीजिए। तो ये चीजें बड़ी ही कीमती हैं तो टेक्निकल हैं, ऐसे मुझे पता है बताने पर ज़्यादा समझ भी नहीं आएंगी किसी को, लेकिन ऊपर ऊपर की ये बात है। अगर आप इसको मोटा मोटा भी जान लेंगे तो हमारे जो युवा होते बच्चे बच्चियां हैं उनकी कुंडली को हम ऐसे खोलते ही जान लेंगे कि भाई ये जो कुंडलियां हैं इनमें कहीं ना कहीं मैरिज के साथ संबंधित परेशानी बनी हुई है। मुझे पता है ये टेक्निकल बात है, कई चीज़ें नहीं भी आपको समझ आई होंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से पहली नज़र में देखने से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, शुभ है या अशुभ है। इसलिए हम 7वें घर की चर्चा कर रहे हैं। 7वें घर में राहु का होना, केतु का होना अशुभ होता है। 7वें घर में मंगल का होना कोई शुभ नहीं माना गया। 7वें घर में सूर्य का होना भी कोई शुभ नहीं माना गया। 7वें घर में शनि का भी होना कोई शुभ नहीं माना गया। ये सारे ग्रह किस सूरत पे शुभ भी हो जाते हैं वो सारा मैं आपको बता चुका हूं। अगर शनि की बात मान लो तो शनि 7वें घर में खुश हो जाता है। अगर मंगल सूर्य की मान लो तो खुश हो जाता है। चंद्रमा की मान लो, मैंने बताया था, सेपरेशन फ्रॉम द किचन, फ्रॉम द मदर इन लॉ, चंद्रमा खुश हो जाता है। बृहस्पति बहुत खराब करता है 7वें घर में, विशेषकर कन्या की कुंडली में हो, वो भी पति सुख नहीं मिलने देता। लेकिन बृहस्पति की बात मान लो, उसकी मैरिज बृहस्पति नुमा इंसान के साथ हुई हो तो वो भी खुश हो जाता है, टीचर से, गाइड से, काउंसलर से। इसलिए ये सारी बातें अब मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं, और यूट्यूब पे भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों के, वहाँ पर भी मैं देखता रहता हूँ इनके ये सवाल हैं। और अब इस सारी डिस्कशन क्लास को मैं यूट्यूब पे शुरू करने जा रहा हूँ, वहाँ पे भी लाइव डिस्कशंस होंगी, वो एक क्लास की तरह होंगी। वो मेष से लेकर अंतिम लगन तक कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, क्या प्रभाव, क्या दृष्टियाँ, वो यूट्यूब पे अब मैं करने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी रोचक जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब मैंने आपके साथ बातें साझी कर ली हैं, तो इसे आप एप्लीकेबल करके देखिए, आपको पता चलेगा और आपको सारे जवाब मिलेंगे कि अच्छा, एक एक्सपीरियंस भी आप ले लिया कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु 7वें घर में है या केतु 7वें घर में है, ठीक है, उसकी लाइफ को आप उससे पूछ ही लिया कीजिए, सीधी सी बात है ना। मान लीजिए कोई दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वाकफ है, जानकार है, और उसकी कुंडली आपके पास है, या डिस्कशन करने का इच्छुक होता है कोई आदमी, तो राहु 7वें घर में हो तो उसकी सारी जानकारी ले लिया कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये इतना ज़बरदस्त खराब ग्रह होता है कि
क्या क्या कर देता है मैरिज लाइफ में। ठीक है, तो ये अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक्चुअली मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता हूँ, वो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं बाद में आराम से पढ़ूंगा, देखूंगा आप क्या क्या पूछते रहते हैं। और क्या आपकी अनुभव क्या है। जैसे मोहन दुग्गल जी, आप जरूर बताइए कि आप कहते हैं कि मेरी कुंडली में सप्तम में राहु है, तो इसके सिम्टम्स आप बताइए कि अगर तो शादी सुखी है तो ऑपरेशन होगा पेट का, अपना या वाइफ का। ठीक है, क्योंकि उसने ब्लैक स्पॉट तो देना ही देना है, चाहे हमारे शरीर को कष्टकारी दे कर दे, चाहे हमारे शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डाल दे, तो चाहे फिर किसी न किसी तरह के से जीवन में प्रभाव डाल दे।